हेलो बेटा, कैसे हो? आज की क्लास में कैपेसिटर्स विद डाइलेक्ट्रिक्स की बात करेंगे बेटा। कैपेसिटर्स विद डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में पहले हम कंडक्टर्स में पढ़ चुके हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक कुछ भी नहीं है। ये क्या चीज़ है? एन इंसुलेटिंग मटेरियल। एन इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है बेटा। इसको हमने कैसे डिफाइन किया था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है एंड इट इज़ डिफाइंड एज एप्सिलॉन ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन ऑफ फ्री स्पेस। ये हमने इसको डिफाइन किया था और हमने कहा था कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा बेटा, ये क्या होगा? इट इज़ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। तो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, यूनिटलेस भी है और डायमेंशनलेस भी। चलो, हमने ये देखा था कि बेटा कि अगर मान लो कि फ्री स्पेस है, अगर आपका इस फ्री स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर, और इस मीडियम के अंदर हमने कोई स्लैब इंसर्ट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब बेटा, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K। तो बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था बेटा, दैट बिकम्स E बाई K। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किसके अंदर? हम कंडक्टर्स के अंदर, या फिर जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था बेटा कि अगर हमने किसी भी मीडियम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K रख दिया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस एंड दैट विल बी इक्वल टू E बाई K। वो ये बन जाता है। ये आया कैसे, इसके डेरिवेशन आने वाले क्लासेस में करेंगे, बट अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल रिड्यूस बाय K फैक्टर ऑफ K। तो कहोगे सर इसका कैपेसिटर में क्या खेल है? बिल्कुल खेल है। देखो बेटा, हम जो पोटेंशियल ड्रॉप लिखते हैं डेल्टा V बेटा, उसको कैसे लिखा जाता है? E इंटू डी। चलो अच्छा, अब एक बात बताओ कि दो बातें हैं। एक तो बेटा ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के दोनों जो प्लेट्स हैं उनके बीच की दूरी D है, और ये मीडियम जो है बेटा वो मीडियम एयर है। तो बेटा आप यहाँ पे ज़रा देखो कि कैपेसिटेंस कैसे लिखते थे कि डेल्टा V इज इक्वल टू ई डी। भाई इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मीडियम एयर है, वो E होगा, ठीक है। E को आप कैसे लिखते थे? जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था बेटा, आपको सिग्मा अपॉन जो नेट आता था वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाता था, फिर D लिख देते थे उसको। फिर इस सिग्मा को हम क्या लिखते थे बेटा? Q अपॉन A। ये आ गया बेटा। और फिर हम क्या लिखते थे कि आपको याद होगा Q इज इक्वल टू CV आप लिखते थे। आपको क्या चाहिए? आपको C चाहिए, तो दैट विल बी इक्वल टू Q बाई V। तो बेटा यहाँ से आपने लिख दिया था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये फार्मूला हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके थे, और मैंने उस टाइम पे आपको ये बात बोला था कि ये जो फार्मूला है ये तभी वैलिड होगा जब मीडियम आपका क्या हो? मीडियम एयर हो। अब हम कहते हैं कि ये जो एयर जो था, इसकी जगह हमने क्या कर दिया? एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट इंसर्ट कर दे बेटा, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। जब आप ये प्लेट इंसर्ट कर दोगे, डाइलेक्ट्रिक प्लेट, उस केस में देखो बेटा हो क्या गया कि इन दैट केस, इधर लिखता हूँ बेटा ज़रा, डेल्टा V इस बार कैसे लिखोगे बेटा? इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड E नहीं, E बाई K है, E बाई K इंटू डी। और बाकी सब तो एज इट इज ही हो जाएगा बेटा। ये क्या आ जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D, और ये K था ही बेटा। तो यहाँ से बेटा क्या आ गया ये कि Q अपॉन डेल्टा V, Q अपॉन डेल्टा V इज इक्वल टू K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। और मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा, जो नया कैपेसिटेंस है दैट इज C डैश। वह C डैश किसके इक्वल आ गया बेटा? K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A दैट इज C। यानी कि जो नया कैपेसिटेंस आया जब आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने इंसर्ट कर दी, द न्यू कैपेसिटेंस बिकम्स K टाइम्स
द न्यू कैपेसिटेंस becomes k times. k टाइम्स हो गया भाई साहब वो। तो अब ये बात बिल्कुल ध्यान हो जानी चाहिए कि अगर हवा के अंदर ऐसे लिख सकते हो कि बेटा जो C डैश है दैट विल बी इक्वल टू k टाइम्स कैपेसिटेंस इन एयर। यहाँ से भी एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की नई डेफिनेशन आ जाती है, कैपेसिटेंस इन मीडियम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस इन एयर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। नोट करो बेटा जल्दी से, फटाफट नोट करो सभी लोग जल्दी से बेटा। चलो देखो बेटा, तो ये बात समझ में आ गई कि अगर आपने किसी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक प्लेट इंसर्ट कर दिया बेटा तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, वो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने का मतलब कैपेसिटेंस बढ़ाना, और कैपेसिटेंस बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, टू एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, वो आपने बढ़ा दिया। तो लिख दो आप, एक पॉइंट लिख सकते हो बेटा सभी लोग, आप जस्ट राइट डाउन ए पॉइंट, write down a point on inserting the dielectric slab, on inserting the dielectric slab between the parallel plates, between the parallel plates, the capacitance इंक्रीजेज। कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। एंड हेंस द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, एंड हेंस द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज also increases। चलो बेटा देखो, अब भाई डाइलेक्ट्रिक, अब एक तरीका तो ये था कि आपने सिंपल एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, अब कंपोजिट डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स का इंसर्शन होगा, है ना। कंपोजिट डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स, तो इसमें बेटा पहला केस देखिए कि ये बेटा कैपेसिटर है जिसके बीच सेपरेशन D है बेटा, और इसका एरिया A है। तो अभी इनिशियली जब आप एयर में बात करोगे बच्चे, तो उस टाइम पे कैपेसिटेंस कैसे लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। अब आपने क्या किया, देखो जरा बेटा, ये इतनी तो एक स्लैब इंसर्ट कर दी बेटा, ये थिकनेस आप मान लो इसकी T1 है, और इस मीडियम, ये जो मीडियम आपने इंसर्ट किया बेटा, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और ये जो दूसरा मीडियम बच गया, ये जो इतना पार्ट है लेटस से बेटा, इसकी थिकनेस आपकी T2 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। अब आपको क्या बताना बेटा, इसका नया इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताना है कि नया इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना आएगा। क्लियर है। तो अब एक बात देखो बेटा, इसको समझने की कोशिश करो कि ये किस तरह का, मैं इसको सीरीज़ या पैरेलल टाइप के कॉम्बिनेशन में ले जाने की कोशिश करता हूँ, सीरीज़ या पैरेलल टाइप के कॉम्बिनेशन में ले जाने की कोशिश करता हूँ। आप एक बात देखेंगे कि ए और बी पॉइंट जो है,
ए और बी पॉइंट के बीच में जो चार्ज चलेगा वो सेम पहुंचेगा, इसको भी उतना ही चार्ज क्रॉस करेगा जितना इस प्लेट को करेगा। यानी कि दिस कॉम्बिनेशन कैन बी एज्यूम्ड अ टाइप ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। दिस कॉम्बिनेशन कैन बी एज्यूम्ड एज अ टाइप ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जब होता है बेटा तो इसको इस तरीके से एज्यूम किया जा सकता है कि भाई एक कैपेसिटर ये है और दूसरा कैपेसिटर ये है, ये कैपेसिटर C1 और ये कैपेसिटर C2। तो बेटा C1 की वैल्यू आप कैसे लिखोगे, K1। आप एक बात देखिएगा कि जो दोनों जो प्लेट्स है बेटा आपकी, इन दोनों प्लेट्स के जो विड्थ है वो अलग अलग है, जो थिकनेस है वो अलग अलग है, लेकिन जो इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो दोनों के लिए सेम है ना बेटा। आप ज़रा सोचो कि आपको किस तरीके से लगाया जाएगा। इस तरीके की प्लेट है ये, मान लो आप, तो इस प्लेट पे पूरे के पूरे पे आ रहा है ये, है ना, प्लेट ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है, तो एरिया इसका भी और जो यहाँ पे जो प्लेट लगी उन दोनों का एरिया क्या है, उन दोनों का एरिया तो सेम ही रहेगा। चलो तो C1 को कैसे लिखेंगे बेटा, K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D1। और सिमिलरली बेटा जो दूसरा जो कैपेसिटेंस आएगा दैट कैन बी रिटन एज K2, है ना, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D2। ये आ गया। अब ये क्योंकि सीरीज़ में है तो सीरीज़ में बेटा इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे लिखा जाता है, 1/C इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, और अगर इससे ज़्यादा है तो भी उनको ऐसे जोड़ते रहेंगे। तो देखो बेटा आगे 1/C इफेक्टिव ये आएगा बेटा इस तरीके से K2 एप्सिलॉन नॉट A। तो बेटा हमने इसको ऐसा कर दिया 1 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन लिया, D1 बाय K1 प्लस D2 बाय K2। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो C इफेक्टिव बेटा कैसे लिखा जा सकता है, C इफेक्टिव कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D1 बाय K1 प्लस D2 बाय K2। और इन जनरल बेटा ये रिजल्ट लिखा जा सकता है C इफेक्टिव इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ DI बाय KI। ये I क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, I था ना, ये तो 2 है, 2 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 प्लस D3 बाई K3 एंड सो ऑन। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन समेशन ऑफ DI बाय KI बेटा इस तरीके से आपको करना है। सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं हम। वी कैन एज्यूम सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन बेटा। इसको डिराइव करने का बेटा एक और तरीका है, एक और तरीके से देखते हैं इसको ज़रा। एक तो ये तरीका हो ना कि इसको मैंने किसकी तरह समझ लिया, सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह समझ लिया कि दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड, कि भाई ये एक कैपेसिटर की तरह काम करेगा, ये एक कैपेसिटर की तरह, सीरीज की तरह मान लिया और ये आंसर आ गया। एक और तरीका जो बेसिक डेफिनेशन जहाँ से ये आता है बेटा, ऐसा समझो कि मान लेते हैं बेटा हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये लो ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया आपने इसको, और अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल वो आपने जो बैटरी प्रोवाइड की वो V, अब इसके अक्रॉस भी अलग पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये V1 होगा, ये V2 होगा। अब ये बात मैं जानता हूँ कि V इज इक्वल टू क्या होगा, वो V1 प्लस V2 होगा। अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, अगर बात करें बेटा V1, तो V1 को आप कैसे लिखोगे बेटा, E1 इंटू D1, और V2 को कैसे लिखा जाएगा, E2 इंटू D2। E1 जो है, E1 क्या चीज़ है, वो तो भैया जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय उसका जो कैपेसिटेंस था, इंटू D1। ये क्या होगा बेटा,
ई डिवाइडेड बाई K2 इंटू D2। ई की जो वैल्यू है बेटा वो क्या आएगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और K1 ऑलरेडी ये है बेटा, ये D1 हो गया, और ये Q D2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A K2। अब देखो आपको बेसिक जो एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो तो यही है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो इसके डेरिवेशन। तो भाई यहाँ से हमने क्या किया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A बेटा, और ये आ गया D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2। तो मुझे जो डेफिनेशन चाहिए किसकी, V की बेटा, वो तो क्या चाहिए, Q बाई C, सॉरी आप देखिए Q इज इक्वल टू CV, तो C इज इक्वल टू क्या चाहिए, Q बाई V आपको चाहिए। तो भाई एक काम करो, Q बाई V विच विल बी इक्वल टू द न्यू कैपेसिटेंस दैट विल बी इक्वल टू, आप देखो V को इधर लिया और ये उस तरफ चला गया, एप्सिलॉन नॉट A, और ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2। सेम ही आंसर आया, आप चाहे देख लीजिएगा। ये जो बेसिक डेफिनेशन थी उससे कैलकुलेट किया, और अब यहाँ से इसको समझा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह एज्यूम किया जा सकता है। पहचान क्या रहेगी सीरीज, भाई मैं इस तरह के अरेंजमेंट को कब ये कंसिडर करूँगा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन वाला रिजल्ट लगेगा, फॉर ऑल द प्लेट्स, all the plates area must be equal। सबके लिए बेटा एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। however their thickness may be different। उनकी बेटा थिकनेस अलग अलग हो सकती है, थिकनेस में भी डिफरेंट, बट आइडिया क्या है, एरिया इक्वल होना चाहिए। और अल्टीमेटली बात पता है क्या बेटा, कि उन सब के थ्रू चार्ज सेम फ्लो करना चाहिए, सेम चार्ज फ्लो करना चाहिए, सीधी सी बात ये। तो भाई सेम कैसे फ्लो करेगा, भाई जितना जो इसके साथ कनेक्टेड है वही इसके साथ, मतलब एरिया सबका सेम रहेगा तो सभी में से बराबर चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, नोट करो बेटा जल्दी से, ये फटाफट से नोट करो। तो पहले टाइप का जो कॉम्बिनेशन है बेटा वो इस तरह का बन सकता है, जिसको हम एक सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। दूसरे टाइप का जो कॉम्बिनेशन बनता है बेटा वो टाइप ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाता है। केस 2, assume parallel combination। You can assume this to be a parallel combination। देखो बेटा इसमें किस तरह का कनेक्शन होने वाला है, ये A बेटा, ये B। ये स्लैब है बेटा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और ये जो स्लैब है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा K2 है। एयर के लिए बेटा एक बात, एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर द एयर इज 1। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर द एयर इज 1 while the dielectric constant, बेटा सभी लोग लिख लो, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज 1 while the dielectric constant of a metal plate is infinite। जो मेटल प्लेट रहेगा बेटा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या रहेगा, वो इनफाइनाइट रहता है। तो भाई अब एक बात देखो जरा कि यहाँ पे खास बात क्या है, देखो कि द पोटेंशियल ड्रॉप across the first dielectric slab is equal to the
potential difference across the second dielectric slab. सेकेंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन जहाँ पोटेंशियल ड्रॉप सेम है बेटा। तो ये इस तरीके से अज्यूम कर सकते हो आप। ये बेटा A, ये B, ये कैपेसिटेंस C1, ये C2। C1 की वैल्यू कैसे लिखोगे बेटा? K1 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एरिया दोनों के लिए अलग अलग रहेगा बेटा। इसका एरिया A1 मान लो और इसका एरिया A2। तो A1 डिवाइडेड बाय D और C2 विल बी इक्वल टू K2 एप्सिलॉन नॉट A2 बाय D बेटा। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आप C इफेक्टिव लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2। तो जो C1 है दैट इज K1 एप्सिलॉन नॉट A1 बाय D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A2 बाय D। तो एप्सिलॉन नॉट बाई डी कॉमन, K1 A1 प्लस K2 A2। और बेटा इन जनरल में रिजल्ट कैसे लिख सकता हूँ? इन जनरल दिस कैन बी रिटन एज C इफेक्टिव इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई डी समेशन ऑफ KI AI। समेशन ऑफ KI AI का मतलब समझते हो कि 1 की जगह 1, 2 की जगह 2, 3 की जगह 3 एंड सो ऑन। So this is the C effective in case of in such type of combination जिसको मैं parallel combination की तरह assume कर सकता हूँ। इसको बेटा parallel combination की तरह assume किया जा सकता है। इसको बेटा वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला मेथड है उससे भी करके देख सकते हैं। देखो जरा, देखो अब इस केस में अगर बात करें बेटा तो इस केस में दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल तो सेम है, लेकिन जितना चार्ज उधर से फ्लो करेगा और जितना चार्ज इस स्लैब से फ्लो करेगा दैट चार्ज इज़ नॉट सेम, क्योंकि दोनों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है। दूसरी बात कि दोनों का एरिया ऑफ प्लेट्स भी अलग अलग है। तो इस बार उधर से कुछ Q1 चार्ज फ्लो करेगा, इधर से कुछ Q2 चार्ज फ्लो करेगा, ऐसे समझिए। अच्छा, अब एक बात देखो कि भाई टोटल पोटेंशियल मान लो इसके अक्रॉस V है बेटा। तो आप देखो कैसे लिख सकते हो, V कैन बी रिटन एज, भाई इसके अंदर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लो बेटा E1 है और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेटा E2 है। तो E1 इंटू डी ये लिखा जा सकता है। E1 को बेटा कैसे लिख सकते हो आप कि ये तो सर E डिवाइडेड बाई K1 होगा इंटू डी, और E को बेटा आप कैसे लिख सकते हो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एरिया उसका A1 है इस बार, इंटू डी। अच्छा, इसके थ्रू जो चार्ज फ्लो कर रहा है बेटा वो Q1 मान लिया मैंने यहाँ से। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो बेटा, Q1 इज इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A1 डिवाइडेड बाय डी, और ये बेटा V से तो मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलर वे में आप Q2 की वैल्यू बेटा कैसे लिख पाओगे, जरा ध्यान से देखो, E2 इंटू डी। E2 इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वो कि E बाई K2 हो जाएगा बेटा, इंटू भाई डी तो सेम ही है। अब E की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ चार्ज Q2 है तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा भाई, ये लो। अब हम ये बात भी तो जानते हैं कि टोटल चार्ज Q जो है दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अगर बेटा यहाँ पे चार्ज Q आ रहा है तो इधर Q1 गया, इधर Q2 गया, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। सो Q इज इक्वल टू बेटा Q1 की वैल्यू आपके पास है K1 एप्सिलॉन नॉट A1 डिवाइडेड बाय D इंटू V प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A2 बाई D इंटू V। तो V कॉमन है बेटा उधर से, तो मैं इधर ले आया Q बाई V इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई D K1 A1 प्लस K2 A2। Q बाई V क्या चीज़ बन गया, दिस इज द C इफेक्टिव। Q इज द टोटल चार्ज, V इज द नेट पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये C इफेक्टिव बन गया।
सी इफेक्टिव इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई डी K1 A1 प्लस K2 A2। तो इसका मतलब बेटा क्या बात समझ में आ रही है कि अगर दोनों का विड्थ अगर सेम है, दोनों की विड्थ अगर सेम है, तो उस केस में बेटा क्या हो जाएगा, उनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा ना, और वो पैरेलल टाइप का कॉम्बिनेशन कहलाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, सेम विड्थ एंड डिफरेंट एरिया। कोई स्पेशल केस हो सकता है कि दोनों का एरिया सेम हो जाए, उस केस में कैपेसिटेंस उसके है ना भाई, इसका भी एरिया आपने A/2 ले लिया, इसका भी A/2 ले लिया, ठीक है, बट विड्थ सेम रहनी चाहिए, वो प्राइमरी आइडिया वही होना चाहिए। नोट करो बेटा जल्दी से, इसको फटाफट नोट कर लो। चलो बेटा, अब इसी तरह के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो देखते हैं। अभी तो हमने क्या किया, देखो कि जो स्लैब थी, जो प्लेट्स थे, उनके बीच में पूरी पूरी स्लैब इंसर्ट कर दी। अब नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन कि बेटा ये पैरेलल प्लेट है, ये डी है, इसके बीच में हमने क्या किया है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी बेटा, ये जिसकी थिकनेस तो T है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। आपको इसका C इफेक्टिव बताना है। तो भाई अब एक बात देखो, आप ये जो आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है, इसका क्या सेम है, इसका एरिया सेम है, जो ओरिजिनल जो कैपेसिटर प्लेट्स हैं। एरिया सेम होने का मतलब क्या हुआ बेटा, इसको ऐसे भी आप समझो कि भैया जितना चार्ज इस एरिया से फ्लो करेगा, सारा का सारा वो यहाँ से भी फ्लो करेगा और यहाँ से भी फ्लो करेगा। माने ये वाला और ये वाला, दीज थ्री कैन बी कंसिडर्ड एज थ्री कैपेसिटर्स। इन तीनों को तीन कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर सकते हो, जो कि बेटा कैसे कनेक्टेड हैं, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। दे कैन बी सीन दैट दे आर कनेक्टेड इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन। तो भाई इसको C1 मान लो, तो C1 की वैल्यू आप लिखोगे बेटा एप्सिलॉन नॉट A ओवर, अच्छा एक काम करो कि ये मान लो बेटा, ये वाली दूरी आप मान लो कि T1 है और ये वाली दूरी बेटा आप मान लो T2 है। एप्सिलॉन नॉट A बाई T1। कैपेसिटेंस C2 कैसे लिखोगे बेटा, यहाँ तो मीडियम आ गया K, तो K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय ये थिकनेस T है। जो C3 है दैट कैन बी रिटन एज, वो तो एयर वाला पार्ट है, K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय T2। अब यहाँ पे जो आप C इफेक्टिव लिखेंगे, C इफेक्टिव वो तो इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 1/C इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। या आप डायरेक्ट जो फॉर्मूला अगर अभी आपको याद हो गया तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो अभी डिराइव किया था। 1/C1 बेटा क्या है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय T1 बेटा, ऐसे T1 यहाँ लिख दो। C2 को कैसे लिखना पड़ेगा, C2 1/C2 को बेटा दैट कैन बी रिटन एज T ओवर एप्सिलॉन नॉट A, और बेटा ये आ जाएगा T2 ओवर एप्सिलॉन नॉट A। 1/C इफेक्टिव, देखो बेटा एप्सिलॉन नॉट A थ्रू आउट कॉमन आ गया, और ये क्या बन जाएगा बेटा T प्लस T1 प्लस T2, ठीक है। मैं ये बात जानता हूँ बेटा कि D इज इक्वल टू, है ना, D इज इक्वल टू क्या है, T प्लस T1 प्लस T2। तो ये T1 प्लस T2 आपने एज्यूम किया हुआ था, T1 प्लस T2 कैन बी रिटन एज D माइनस T। तो बेटा ये हो गया 1/C इफेक्टिव इज इक्वल टू T प्लस, ओके ये तो कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, है ना। के मिस कर दिया ना हमने, हर जगह के मिस कर दिया। ये C2 वाले पार्ट में ना के आएगा, ये बेटा यहाँ साथ में के आएगा, ओके यही गड़बड़ कर दी इसको, ठीक है। ये तो ठीक था, अब यहाँ पे देख लो
ये एप्सिलॉन नॉट ए बेटा यहाँ से के एप्सिलॉन नॉट ए लिखना पड़ेगा, तो फिर ये के आ जाएगा। इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, एक सेकंड को। इस फॉर्म में आ गया बेटा। तो 1/c इफेक्टिव इज इक्वल टू, इसको ऐसा कर लो, 1/एप्सिलॉन नॉट ए, ये बन गया बेटा T1 प्लस T2 प्लस T ओवर के एप्सिलॉन नॉट ए, पहले ऐसे रखो। तो 1/c इफेक्टिव इज इक्वल टू T1 प्लस T2 को क्या लिख सकते हो बेटा, D माइनस टी। अब 1/c इफेक्टिव, अब बेटा एक एलसीएम ले लिया हमने, वो आ गया के एप्सिलॉन नॉट ए, तो बेटा ये आ जाएगा के डी माइनस के टी प्लस टी, और सी इफेक्टिव कैन बी रिटन एज के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय, ये सारा लिख दो बेटा, के डी माइनस के टी प्लस टी। इसको बेटा ऐसे लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट ए डी, मैं के से डिवाइड कर रहा हूँ इसको, तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर आप कर दोगे तो एक बढ़िया सी फॉर्म आ जाएगी, सी इफेक्टिव इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस ऑफ टी 1 माइनस 1 बाई के। या आप सिंपल ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो चाहे आप, कि d माइनस टी तो एक साथ लिख लो प्लस t बाई के। अब आप समझो जरा इसको, क्या था, d माइनस टी बाई 1 समझ लो ना इसको, d माइनस टी यानी d माइनस टी बेटा ये वाला पार्ट जमा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो एयर के अंदर है, तो d बाई टी बाई 1, उसका कैपेसिटेंस 1 है, t बाई के। आप याद रखो कि सी इफेक्टिव एक्चुअल में ऐसे डिराइव किया था इस तरह के केस के लिए, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ, किसका समेशन था, टी आई बाई के आई का। तो एयर वाले पार्ट में डी आई, एयर वाले पार्ट के लेंथ डी माइनस टी है डिवाइडेड बाई 1, और जो डाइलेक्ट्रिक है वो टी है टी बाई के। उस तरीके से इसको डिराइव कर सकते हो। नोट करो बेटा जल्दी से। एक इसमें ना बेटा एक क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि मान लो बेटा ये आपके लिए मान लो ये x इक्वल टू 0 है और ये x इज इक्वल टू टी है बेटा, आपको इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन बताना है इस d के साथ। देखो कैसे बताएंगे बेटा, भाई पहले आप 0 से चलना शुरू होंगे, t1 तक जाओगे बेटा, फिर t1 से आप ये कहाँ तक पहुँचोगे, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, t1 प्लस टी आ जाएगा बेटा, और फिर जब आप आखिरी में पहुंचोगे तो वो बेसिकली d तक पहुंच जाओगे आप। ठीक है, ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, और इस तरफ ये आप कैसे वेरी कर रहे हो उसकी बात करते हैं। जब तक आप इस वाले पार्ट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, आया हुआ सवाल है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही रहेगा। जब आप इस वाले रीजन में एंटर करते हो तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स ई बाई के, तो वैल्यू कम हो जाएगी पहले लेकिन कांस्टेंट रहेगी। ये लो बेटा ये ई बाई के हो गया, और जैसे अब आप इससे बाहर चले गए तो अब फिर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वो वही हो गया जो ऑलरेडी था आपका। दिस इज द ग्राफ बिटवीन ई एंड डी बेटा। डाइलेक्ट्रिक स्लैब जहाँ आएगी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स ई बाई के, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ क्या हो जाएगा बेटा, वो ई बाई के हो जाएगा। नोट करो बेटा जल्दी से। एक और ख़ास बात आपको बता देता हूँ बेटा, बढ़िया सी देखो जरा, कि ये वाला जो केस अभी हमने डिराइव किया था d माइनस टी वाला पार्ट, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, देखो कि यार ये जो कैपेसिटर था ऐसे, तो यार इसको यहीं लगा दो ना, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब से कहीं लगा दो एक जगह,
तो ये तो थिकनेस है इसकी टी, टोटल डी थी, बची डी माइनस टी। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये सीरीज टाइप का कॉम्बिनेशन है। कैसे कॉम्बिनेशन है बेटा? ये सीरीज टाइप वाला कॉम्बिनेशन है। तो उसका इफेक्टिव कैसे लिखा जाता है? याद करो बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ टी आई बाई के आई। यहाँ पे ये मीडियम है और ये पार्ट एयर है, तो एप्सिलॉन नॉट ए, देखो पहले वाले पार्ट में इसकी थिकनेस टी है बेटा, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, बचे हुए की थिकनेस डी माइनस टी और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये प्लेट कहीं पे भी रखी हो उससे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में तो चेंज आ सकता है, बट जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, नोट कर लो बेटा जल्दी से, इसको फटाफट नोट करो। देखो बेटा, एक इसमें आपको बढ़िया सी चीज़ करवाते हैं, और अभी क्वेश्चंस करेंगे। अभी छोटे छोटे चीज़ें सीख रहे हैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में, कि इस बार बेटा इसमें क्या करो, ये जो कैपेसिटर था ये तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला था। अभी मैं कहता हूँ कि एक मेटल प्लेट डाल दो ना भाई, एक मेटल प्लेट डाल दिया आपने, इस मेटल प्लेट की थिकनेस टी है और टोटल थिकनेस डी माइनस टी है। तो देखो इसको मैं कैपेसिटेंस निकालने के लिए देखो कैसे लिखूंगा कि सर सी इफेक्टिव इज इक्वल टू, ये सीरीज टाइप वाला कॉम्बिनेशन है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय, भाई डी माइनस टी जो पार्ट है उसमें कि बेटा क्या प्रेजेंट है आपका, उसमें आपका एयर प्रेजेंट, तो डी माइनस टी बाई 1 प्लस टी थिकनेस के अंदर मेटल है, और मेटल का बेटा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो 1/∞ बेटा ये फैक्टर 0 हो गया आपका। तो जब आप मेटल प्लेट इंसर्ट कर रहे हो तो सी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ओवर डी माइनस टी, माने कि अब जो इफेक्टिव लेंथ है बेटा, है ना, इस वाले मेटल प्लेट ने जब आप डाल दिया, तो आप देखो कि पहली बात तो कि आपका ऑन इंसर्टिंग मेटल प्लेट कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया बिकॉज इफेक्टिव लेंथ डिक्रीजेस। इफेक्टिव लेंथ बेटा क्या हो गया? डिक्रीजेस। ये देखो पहले ये लेंथ डी हुआ करती थी, अब डी माइनस टी हो गया, तो यानी कि इसको मैं ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ बेटा, इट इज़ सिमिलर टू दिस प्लेट, कि भैया एयर ही भरी हुई है, मेटल हमने डाला ही नहीं, बट इस बार इसकी विड्थ डी माइनस टी हो गई है। तो आप यही तो लिखते हैं इसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी। एक बात और कि यहाँ पे बेटा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन भी तो बनवा सकता है आपसे। ये आपका मेटल प्लेट है बेटा, और ये भी एयर और ये भी एयर, तो बेटा कैसे बनेगा ज़रा देख लो, 3 पार्ट में बनेगा। ऐसे समझो कि भाई जो पहले वाला जो पार्ट है बेटा वो तो एयर है, वहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यही रहेगा, और अब मेटल तो कंडक्टर है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? 0। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बेटा, ये ग्राफ यहाँ से यहाँ बनेगा ये, और फिर से एयर आ गया है तो वहाँ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वही आ जाएगा जो ऑलरेडी था, ये आ जाएगा। तो जहाँ मेटल प्लेट आ गई उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही रहेगा, तो ये 0 आ गया बेटा इस केस में। तो मेटल के केस में ग्राफ E वर्सेस, सॉरी ये बेटा V नहीं है, ये E है, ध्यान से, E वर्सेस X ग्राफ है। करो नोट जरा।
देखो बेटा कुछ कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं अब। ये मेटल प्लेट है, T1 थिकनेस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, T2 थिकनेस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। आपको बेटा इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताना है। टोटल थिकनेस D है बेटा, टोटल थिकनेस D है आपकी। तो देखो किस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे बेटा। आप इसको, इस प्लेट को ऐसे ट्रीट कर सकते हो, कैसे कि सर इसके अंदर है ना दो कहानियाँ हैं। एक कहानी तो ये है, ये मान लो ये T1 थिकनेस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1। अच्छा एक प्लेट को चाहिए वो तो इसी के साथ मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये लो। दूसरी प्लेट सर ये है जिसकी थिकनेस T2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। और भाई तीसरी प्लेट ये है जो कि एयर है। और बेटा अगर टोटल D था तो D माइनस T1 प्लस T2 ये हो जाएगा। तो इसका जो इफेक्टिव लिखते हो बेटा सीरीज टाइप वाले एक्सप्रेशन में आप वो कैसे लिखते हो, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ DI बाई KI। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट एरिया A ही है, सबके लिए एरिया A है, डिवाइडेड बाय ये वाली जो प्लेट है बेटा इसके लिए क्या लिखोगे, T1 बाई K1। जो दूसरी वाली जो प्लेट है उसके लिए T2 बाई K2। और जो तीसरी वाली जो प्लेट है बेटा उसकी जो विड्थ है वो तो D माइनस T1 प्लस T2 है, बट उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है। तो प्लस D माइनस T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 1। ये इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ जाएगा बेटा। इस कॉम्बिनेशन का क्या आ जाएगा, ये इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ जाएगा। नोट करो बेटा फटाफट, सभी लोग नोट कर लो। देखो बेटा अभी ये क्वेश्चन करते हैं। ये इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको दे रखा है, आपको इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताना है। देखो तो देखो क्या तरीका है देखने का कि भाई ऐसा मान लो कि ये वाला एक कैपेसिटर C1, ये C2 और ये C3। C1 की वैल्यू को तो बेटा आप कैसे लिखोगे, K1 एप्सिलॉन नॉट, इसका इतना इतने का बेटा एरिया A है और ये पूरी की पूरी 3D जो विड्थ है वो इसने घेर रखी। C2 जो है वो सिर्फ इसका कैपेसिटेंस वो होगा बेटा K2 एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया है 2A डिवाइडेड बाई D। C3 आप कैसे लिखोगे, K3 एप्सिलॉन नॉट 2A डिवाइडेड बाई 2D। ये C3 आ गया। आइडिया ये है कि अभी कनेक्टेड कैसे हैं, कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में। देखो कैसे समझें कि भाई ये वाला जो कैपेसिटेंस है और ये वाला जो कैपेसिटेंस है, इन दोनों के अक्रॉस क्या सेम फ्लो करने वाला है, चार्ज सेम फ्लो करने वाला है थ्रू आउट। तो K2 और K3 वाले जो कैपेसिटेंस है, माने कि C2 और C3 वाले वो कैसे रहेंगे, वो सीरीज के अंदर रहेंगे। ये बात समझ में आ गई है। देखो भाई ये C2 और ये C3। अब एक बात देखो कि अब ये जो ऊपर वाला जो कैपेसिटर इसके थ्रू आउट, अब भाई नीचे वाला भाई एक सिंगल कैपेसिटर बन गया है। ये तो आपका कौन सा बन गया, डिफरेंट एरिया विथ सेम विड्थ। तो ये इसके साथ कैसे हो गया, पैरेलल में हो गया, पोटेंशियल सेम है। ये A ये B बेटा और ये आपका C1 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, सब वैल्यूज़ पता ही, कॉम्बिनेशन सॉल्व करना हम जानते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे जो भी आंसर आएगा। अब बेटा इसमें देखो जो गलती कई बार लोग करते हैं वो किस तरह की गलती करते हैं, और वो नहीं करनी है आपको। इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट ईयर इस तरह का जो क्वेश्चन आया था, उसमें IIT मेंस का ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, उसमें उन्होंने भी मतलब एग्जामिनर ने भी गलती कर दिया था, कोई ऑप्शन ही नहीं दिया था करेक्ट। जो गलती मैं बता रहा हूँ आपको वही गलती की उन्होंने भी। देखो ये C1 बेटा, ये C2 और ये C3 ऐसे था। अब एक आइडिया दिमाग में ये आ सकता है कि सर एक काम कर लूँ मैं कि ये यहाँ पे जो ऊपर पूरी एक स्लैब थी उसको ऐसे मान लेता हूँ मैं कि ये C1 मान लो और ये C4 मान लो।
और फिर जब मैं वो मान लूँ तो उस केस में फिर मैं क्या मान लूँ कि जो C1 और C2 एक केस हो, मतलब 4 कैपेसिटर हो गए, एक C1, एक C2, एक C3 और एक C4। आपके दिमाग में ये कहानी आ सकती है कि मैं इस तरह का जो कैपेसिटर है वो उस तरह का कैपेसिटर मान लूँ मैं। अब उस केस में आपके दिमाग में क्या आएगी, ज़रा समझ लो कि भाई इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है। तो आप क्या कहोगे कि सर ये दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर दो ना, लाइक दिस, कि सर ये C1 ये C2 और फिर ये इसके साथ C3 और C4 ये कर दो। दिखने में तो सही लग रहा है लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है ये लॉजिकली समझो आप कि भाई मेरी बात सुनो, C1 यानी कि इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है भाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बेटा इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम नहीं है। आप जरा सोचो बेटा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E/K1 होगा, यहाँ पे E/K2 होगा, तो हाउ कैन बी द पोटेंशियल बी सेम एट द सेम डिस्टेंस? तो दोनों पे पोटेंशियल सेम नहीं है, ये गलत आपने एज्यूम कर लिया, इसका मतलब सेम गलती वहाँ पे कर दी। हाँ, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस कह सकता हूँ, थ्रू आउट कह सकता हूँ, अगर वो स्लैब सेम है तो कह सकता हूँ भाई। तो इस तरह के सवाल में इस तरह की गलती नहीं करनी है बेटा, ये डेंजर है आपके लिए, दिस इज़ इनकरेक्ट। किसी भी हालत में ये नहीं सोचना है, और अब तो मैंने बता दिया है कि ऐसे नहीं सोचना है, तो ये थॉट आना ही नहीं चाहिए, इस तरह का थॉट नहीं आना चाहिए, दिस इज़ रॉन्ग। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, करते हैं। भाई अगले केस में देखो ध्यान से, एक बार बेटा आप सब लोग स्क्रीन पोज करके एक बार तो खुद ट्राई करें, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पहले खुद से ट्राई कर लो। चलो देखो मैं साथ साथ करवाता हूँ आपको। इसको बेटा ऐसा हो सकता है कि इसको कैपेसिटेंस C1 मान लूँ, इसको C2 और इसको C3, ठीक है भाई। तो बिल्कुल क्लियर आइडिया आना चाहिए कि सर ये जो C2 और जो C3 हैं, ये C2 और जो C3 हैं, ये दोनों आपस में क्या हैं, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं, और C1 के साथ सीरीज में है। यही बात करेंगे भाई, और इसको सॉल्व कर लो सर, और माइनस के 5 ले लो भाई। गलत है, वही गलती फिर कर दी। इन दोनों को फिर से कैसे मान लिया, इन दोनों को आपने फिर से पैरेलल में मान लिया, जो अभी मैं कह रहा था कि नहीं करना वही दोबारा कर दिया हमने। ये दोनों पैरेलल में नहीं है। सोचो कैसे पैरेलल में बेटा, दे आर नॉट इन पैरेलल। इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, दोनों की दूरी सेम है, पोटेंशियल फिर सेम नहीं हो सकता। दिस इज इनकरेक्ट मेथड। फिर आप कहोगे सर फिर कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं सवाल को। भाई ऐसा मान लो, देखो बेटा हाउ टू डील सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो बता रहा हूं मैं आपको। आपने ऐसा मानना हुआ है ना भाई, ये C2 ये C3 C1। अब मेरे हिसाब से मतलब अभी अगर ये जो सिनेरियो देखें तो भाई यहाँ से कोई कहानी बैठती नहीं दिख रही है, कोई कहानी बैठती नहीं दिख रही है। क्यों सर, ना कोई सीरीज कहानी दिख रही ना पैरेलल। लेकिन सर एक कहानी बनाई जा सकती है, वो कहानी ये बनाई जा सकती है कि मैं कहता हूँ कि ऊपर वाला C4 इतना और एक कैपेसिटेंस ये, एक ये वाला और नीचे वाला। आप कहोगे सर ये क्या किया, अरे कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इन दोनों को C2 और C4 को आप ध्यान से देखो कि C2 और C4 ये वाला जो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस क्या सेम है बेटा, इस पूरे अक्रॉस के क्या, इस पूरा जो सिस्टम है इसके अक्रॉस क्या सेम है, Q सेम है। सिर्फ इतने पार्ट के अक्रॉस भाई जो चार्ज एक बार यहाँ एंटर कर गया हो तो ऐसे ही फ्लो करके जाएगा एक तरह से। इसी तरह से C1 और C3 भी क्या है, इसके अक्रॉस भी Q सेम है। और भाई ये जो प्लेट आई और वो जो प्लेट आई, इनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, वो कॉम्बिनेशन पैरेलल का बन जाएगा। तो यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है बेटा, ये अपना कॉम्बिनेशन ध्यान से देखो कैसे बनना चाहिए। C2 और C4
तो बेटा चार्ज आपका सेम आ गया, सीरीज में आ गया, तो एक सेकेंड सीरीज के अंदर आ गया C2 और C4, तो और वो इसके साथ पैरेलल, तो C2 और C4 तो ये बन जाएगा, और बेटा C1 और C3 ये बन जाएगा। तो आप देखोगे कि इनकी वैल्यूज तो लिखनी पड़ेंगी। C1 इतना है, ये वाला C1 है बेटा, तो C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से देखना। अच्छा इसका कैपेसिटेंस भी है बेटा, ये यहाँ पे मैंने वैल्यू शायद लिखी नहीं इसकी, लेट इट बी K। तो कैसे लिखूँ बेटा, C1 इज K एप्सिलॉन नॉट, बेटा उसका जो एरिया है वो सिर्फ इतना एरिया जो इसके पैरेलल में, दैट इज 2A, और इसकी विड्थ है D। इसी अच्छा जो C1 है वही बेटा C4 भी है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, सिर्फ वैल्यूज लिख दे रहा हूँ। और बेटा C3 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4K एप्सिलॉन नॉट 2A डिवाइडेड बाय 2D, और बेटा जो C4 आएगा आपका, जो कि वो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, और फिर इसको इस कॉम्बिनेशन में फिट करके इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह से आपको ये जो इस कैटेगरी के जो क्वेश्चन है बेटा वो आपको डील करने हैं, वो आपको सॉल्व करने होंगे। तो आइडिया यही याद रखना कि बेसिक आइडिया ये है कि आपको देखना पड़ेगा, जो ये वाली जो गलती बता रहा हूँ बस ये गलती नहीं करना। यही गलती जनरली लोग करते हैं कि इस तरह के कॉम्बिनेशन को आप पैरेलल में नहीं मानेंगे। ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में नहीं है, दिख जरूर रहा है कि सर ये इस टाइप का बताया था बेटा, वो जो इस टाइप का कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन बताई थी उसमें पूरी की पूरी स्लैब में फिल्ड था। ये आप इस तरीके से इसको डील नहीं करेंगे, इस तरीके को डील करने का रास्ता यही है, ऐसे करेंगे आप। नोट करो बेटा जल्दी से, फटाफट नोट कर लो। देखो अब इसमें ना बेटा कुछ और एनालिसिस करते हैं, एक ही कॉम्बिनेशन को, इस पर क्वेश्चंस और करते रहेंगे अभी आने वाली क्लासेस में। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस इस पर कर लेंगे। एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस हम कर लेते हैं। देखो, और ये जो मैं अब डिस्कशन कर रहा हूँ बेटा, आप ये मानिए कि इस पर शॉर्ट क्वेश्चन आना ही आना है, किसी ना किसी एग्जाम में सवाल पक्का बनेगा। ये जो मैं अब तुमसे पूछ रहा हूँ, देखो किस तरह का आपको क्वेश्चन बनेगा। दो तरह की डिस्कशन करूँगा और फिर दो बिल्कुल उनका उल्टा डिस्कशन हो जाएगा, तो वो सेम ही आइडिया रहने वाला है बेटा। कि ये बेटा आपके पास क्या है, ये कोई कैपेसिटर है और भाई इसको, ये पहले इसमें कोई मीडियम नहीं था, ठीक है, पोटेंशियल V है मान लिया, बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी इज कनेक्टेड। तो बैटरी अगर कनेक्टेड है तो अभी पहले तो इनिशियली बेटा इसका कैपेसिटेंस C रहा होगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। नाउ ए डाइलेक्ट्रिक प्लेट, बेटा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। स्टिल बैटरी इज कनेक्टेड, स्टिल बैटरी इज कनेक्टेड। बेटा खेल बैटरी का ही रहने वाला है, आप ध्यान देखो एक बात तो बेटा ये फॉर श्योर, जब आप इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक प्लेट इंसर्ट करोगे तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, जो इसका नेट जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगा बेटा। नया जो कैपेसिटेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू K इंटू C, K टाइम्स द C, द प्रीवियस वन। लेकिन बैटरी अभी भी कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या रहेगा, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटेंस, ये आइडिया है बेटा, दिस इज द की आइडिया ऑफ द क्वेश्चन, कि पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटेंस रिमेन्स सेम, वो बेटा सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं आया, सॉरी पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आया आपका। तो आप देखो कि फिर क्या आया, अच्छा नया कैपेसिटेंस के डैश बन गया। तो देखो भाई आप Q इज इक्वल टू CV आप लिखते हैं,
तो अब नया चार्ज पता नहीं, क्यू डैश मान लेता हूँ बेटा। सी जो नया सी है वो क्या बन गया, दैट इज के सी, और वोल्टेज अभी भी वी ही बना हुआ है। तो बेटा क्यू डैश इज इक्वल टू के टाइम्स सी वी। तो ध्यान से रखना, चार्ज अब पहले से बढ़ गया है। पहले चार्ज सी वी था, अब नया चार्ज आ गया है, एक्स्ट्रा चार्ज आ गया है। यही तो बात मैंने बताई थी कि टू होल्डिंग द कैपेसिटी, जो कैपेसिटर की जो होल्डिंग कैपेसिटी थी चार्ज की, वो वैल्यू बढ़ गई। आप देखो पहले सी वी चार्ज था, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद वो कितना चार्ज होल्ड कर रहा है, वो के सी वी होल्ड कर रहा है। के इज ग्रेटर देन 1 बेटा, तो ये वैल्यू बड़ी आ गई है। ठीक है, तो भाई कैपेसिटेंस बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया। व्हाट अबाउट एनर्जी सर? भाई इनिशियल जो एनर्जी थी बेटा वो थी हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि v सेम है तो इसी फॉर्मूले से कंपेयर कर लो। u डैश इज इक्वल टू हाफ, बेटा नया कैपेसिटेंस आ गया के सी। तो बेटा नई जो एनर्जी आई है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजेज, यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पर एनर्जी इंक्रीजेज बाय के टाइम्स, चार्ज इंक्रीजेज बाय के टाइम्स and capacitance increases by k times but the potential remains same। पोटेंशियल सेम रहेगा बेटा। ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं। इसमें उल्टा सवाल भी पूछ सकते हैं कि ऑलरेडी डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी, अब बैटरी लगी डाइलेक्ट्रिक स्लैब हटा दिया, कैपेसिटेंस घट गया, कैपेसिटेंस विल बिकम्स कितना कैपेसिटेंस बन जाएगा, सी बाई के, चार्ज भी क्यू बाई के, और बेटा जो नई जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी ये भी यू बाई के बन जाएगी। वो के फैक्टर से घट जाएगा बट स्टिल वी रिमेन सेम। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। बैटरी अगर कनेक्टेड है, नोट लिख लो बेटा सभी लोग, बैटरी अगर कनेक्टेड है तो पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर सेम ही रहेगा। बैटरी अगर कनेक्टेड है तो पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर सेम रहेगा। दिस शुड बी द की आइडिया ऑफ द क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन में बेटा की आइडिया यही है। एक और केस बेटा इसमें डिस्कस करते हैं, फिर आज की क्लास को अपन ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आज की क्लास इतना ही। देखो ज़रा एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं और कि इस बार क्या किया। तो बेटा ये रिजल्ट ना एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछते हैं कि भाई कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेट है, उसको इंसर्ट कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी बढ़ेगी, कितना घटेगी कितना बढ़ेगी, ये सब पूछ सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये कैपेसिटर था बेटा अपने पास ऑलरेडी, इसको आपने क्या किया, ध्यान समझना दोनों सवालों में। कैपेसिटेंस सी, इट इज फर्स्ट कनेक्टेड विद द बैटरी, फर्स्ट कनेक्टेड विद बेटा जो पिछले वाला जो क्वेश्चन था वो उसमें जो एक और एनालिसिस भी बनता है कि ऑलरेडी स्लैब थी वो निकाल दी, वो एनालिसिस मैंने समझा दिया कि सभी में वो डिवाइडेड बाय किया आ जाएगा, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट कनेक्टेड विद बैटरी फॉर सम टाइम and then disconnected। अब भाई बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया उसको। नाउ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। अब उन प्लेट्स के बीच में वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया आपने। तो देखो भाई क्या होगा, आइडिया क्या है इस क्वेश्चन में कि भैया आपने देखो जब चार्ज करके और बैटरी हटा दिया है तो अब इस पर चार्ज कितना आ चुका होगा बेटा, C इंटू वी चार्ज आ चुका होगा। ठीक है, और अब बैटरी नहीं लगी हुई है, अब कहीं से कोई चार्ज का फ्लो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे बेटा क्या आइडिया क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे पिछले वाले केस में पोटेंशियल कांस्टेंट था, इस वाले केस में बेटा चार्ज कांस्टेंट रहेगा, चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखो भैया जब आप इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करोगे बेटा तो नया जो कैपेसिटेंस है दैट बिकम्स के सी, क्यू उतना का उतना ही है तो Q इज इक्वल टू सी वी बेटा, है ना। पहले वाले केस में अगर बात करूँ तो पोटेंशियल आ रहा था Q बाई सी। अब जो नया जो पोटेंशियल आएगा बेटा C डैश V डैश, चार्ज तो सेम ही है बेटा, तो V डैश इज इक्वल टू Q अपॉन C डैश विच इज इक्वल टू K बाई के सी। सो V डैश इज इक्वल टू बेटा Q बाई सी, तो V था V बाई K।
पोटेंशियल डिक्रीजेस बाय के टाइम्स। पोटेंशियल इस केस में डिक्रीज हो गया, चार्ज सेम ही है बेटा। अच्छा, व्हाट अबाउट एनर्जी? तो भाई एक काम करो, हाफ ऑफ, ऐसा कर लो, चार्ज सेम है ना, Q²/2C वाले फॉर्मूले से देख लो। इनिशियल तो यही था, और अब जो फाइनल आएगा भाई चार्ज की वैल्यू तो उतनी ही है, लेकिन इस बार जो कैपेसिटेंस है दैट बिकम्स Kc। तो आप देखोगे कि U डैश भी बेटा क्या बन गया है, U/K। तो इस केस में बेटा सारी ही चीज़ें आपकी क्या कर रही हैं, वो डिक्रीज कर रही है। कितना डिक्रीज कर रही है, क्या परसेंटेज डिक्रीज कर रही है, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, वो हम बता देंगे। बट द की आइडिया इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, बैटरी अगर कनेक्टेड है तो पोटेंशियल सेम बेटा, अगर उसको चार्ज करके और सब फिर उसको आइसोलेट कर दिया है तो फिर टोटल जो चार्ज है वो कंजर्व रहेगा, और पिछले वाले केस में जो पोटेंशियल था वो कांस्टेंट रहता था। तो इतने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।